संजीव जी नमस्कार, आपका स्वागत है साक्षात्कार में। जी सर, नमस्ते। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। चलिए, बहुत अच्छा। संजीव जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं ई गवर्नेंस का क्या तात्पर्य है और इसके क्या लाभ हैं और हानियां। जी सर। सर, ये जो ई गवर्नेंस है, इसके अंतर्गत जो गवर्नेंस होती है वो डिजिटल माध्यमों से होती है। और डिजिटल माध्यमों के द्वारा जो सामान्य जनता तक पहुंच बनाने की कोशिश की जाती है। कोई भी कार्यवाही हो, जैसे कि फाइलों को भेजना हो या जनता से जुड़ना हो या फिर अपने कर्मचारियों या अधिकारियों से जुड़ना हो, ये सर ई गवर्नेंस है। इसके लाभ सर जो है, इसके लाभ बहुत ही व्यापक हैं। जैसे कि सर, सामान्य जनता को जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनका ज्ञान होता है। और सर दूसरी चीज़ जो है, इससे कर्मचारियों और अधिकारियों के मध्य तालमेल सर होता है। और तीसरी चीज़ सर है, ई गवर्नेंस के फलस्वरूप जनता और सरकार के मध्य जुड़ाव होता है। और सर इसकी अगर हानियों पर विचार किया जाए तो सर हानियों के अंतर्गत सर जो व्यक्तिगत चीजें हैं, जो व्यक्तिगत डाटा है, व्यक्तिगत डाटा के लीक होने की सर काफी संभावना रहती है इससे। संजीव, आपने अच्छा जवाब दिया। क्या प्रथम सूचना पंजीकरण में क्या ये मॉडल लागू नहीं हो पा रहा है? क्या दिक्कत है ई एफआईआर लॉन्च करने में? जी सर। सर ई एफआईआर काफी जो सराहनीय योजना है सरकार की, लेकिन सर इसको लागू करने में अभी अभी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि सर अभी जनता के पास मोबाइल की कमी है और इसके अतिरिक्त सर इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी सर काफ़ी कमी है। तो इस वजह से जनता से जुड़ नहीं पा रही है। और सर इसके लिए कोई ऐसा पोर्टल भी नहीं है जिससे जनता मतलब जागरूक हो सके कि कैसे ई फायर करना है। तो मतलब ई गवर्नेंस में अभी यात्रा लंबी है और कि हमारे प्रयास गंभीर नहीं है। जी सर, प्रयास सर बहुत सराहनीय है, सरकार का प्रयास गंभीरता से हो रहा है, लेकिन सर जो अच्छा, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइलों सर, के, आपसे समझना चाहता हूं कि फाइल के आदान प्रदान पर आपने बहुत बल दिया है। कन्वर्जेंस से हम क्या समझते हैं? कन्वर्जेंस आईटी में सर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, कन्वर्जेंस। सर मैं इसका हिंदी में जानना चाह रहा था। मैं कुछ भाषा में सर समझ नहीं पा रहा कुछ हूँ इंग्लिश चीजें में। जो होती है, जैसे नाइट्रोजन की हिंदी है भी और नहीं भी है। कन्वर्जेंस की हिंदी जी कदाचित जी मैं तो सर। कम से कम अनभिज्ञ हूं। तो एक है कि सारे कन्वर्जेंस सर हमें प्लेटफॉर्म्स सर। एक साथ एकीकृत हो जाते हैं। जी जी सर। कन्वर्जेंस जी जिस, सर। ठीक है ना? जी सर। टेलीफोन, जी सर। ब्रॉडबैंड, आईटी, सारी चीजें जब एक में सम्मिलित हो जाती है उसको कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। खैर, जी सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा आपने। जी सर, सुना है। क्या है ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका क्या सदुपयोग प्रशासन में किया जा सकता है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये मशीन के द्वारा मानवीय बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करना है। इसके अंतर्गत सिर्फ किसी मशीन के अंतर्गत इस प्रकार से प्रोग्राम सेट किया जाता है कि मानवीय बुद्धिमत्ता की तरह ही काम करती है। सोचने समझने की क्षमता उसमें विकसित होती है और जो वार्तालाप करने की क्षमता विकसित होती है सर। तो ये कैसे और सर की जाती है? इससे इस पर सर प्रकाश डालिए। आपने तो विज्ञान पढ़ा है, इसको बताइए। इसमें जी डीएनए डाला जाता है, सॉफ्टवेयर डाला जाता है, हार्डवेयर डाला जी सर। जाता है। कुछ जी तो सर। उसके सर प्रकाश डालिए। ये तो बहुत ही लेमन बेसिक बातें बताई आपने। जी सर, ये सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर का एक संयोजन होता है। तो इसमें मूलतः सर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जाता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा ही इसमें सर बुद्धिमत्ता विकसित की जाती है। सर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? शासन प्रशासन में इसका क्या सदुपयोग किया जा सकता है? जी क्या? जी सर। जी सर। सर इसका शासन प्रशासन में बहुत ही अच्छा उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि सर अभी कोई, जैसे हमारा सर अभी आपदा ही, कोरोना आपदा जैसे है, तो इसमें सर रोबोटिक्स का भी काफ़ी लाभ संभव है। और सर जैसे जो सैनिटाइजर का छिड़काव सर है, ये भी सर रोबोटिक्स के माध्यम से हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। और सर जो जागरूकता के प्रसार के लिए भी सर जो हम इसका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं सर। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है संजीव आपसे। जी जी कानपुर सर। की मुठभेड़, जी सर। ये पुलिस मुठभेड़ वगैरह जो हम सुनने में आ रहे हैं, पहले एक मुठभेड़, उसके पहले कई मुठभेड़ें हुई। ये मुठभेड़ किस कानून के तहत होती है? कोई कानून है इसके बारे में? ये मनमाने तरीके से कि मेरी शक्ल पुलिस को पसंद नहीं तो मेरी ही मुठभेड़ कर देगी? कोई कानून है? सर किस कानून के तहत मुठभेड़ होती है? सर कानून तो निश्चित ही कानून है, लेकिन सर उसकी धारा मुझे सर पता नहीं है, सॉरी सर। अच्छा, तो मुठभेड़ की अवधारणा क्या है? एक मुठभेड़ हैदराबाद में हुई थी,
जी सर। याद है आपको? जी सर। डॉक्टर का बलात्कार, और उसके बाद जब मौका मुआयना पुलिस करने गई, वहां पे मुठभेड़ हुई। जी सर। कानपुर में भी कई मुठभेड़ हो चुकी हैं विगत 15 दिन में, इस महीने में। जी तो सर। मुठभेड़ को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह जनता के मन में आते हैं, जी ये जो प्रश्न आते हैं, ये क्या प्रश्न है, इनका कोई औचित्य है कि नहीं? जी सर, मुठभेड़ दरअसल एक ऐसी शब्दावली है जिसके अंतर्गत सर जो पुलिस होती है, पुलिस और अपराधी के मध्य ये घटित होती है। इसके अंतर्गत सर पुलिस जो होती है किसी अपराधी को पकड़ने के लिए दबिश देने जाती है, तो सर उसके विरोध में जो अपराधी वर्ग द्वारा जो विरोध किया जाता है, वह गोलियों के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से, तो सर इसे मुठभेड़ कहते हैं। और जनता के मन में जो दुश्चिंता और जो प्रश्न आते हैं? जी सर, सर जनता के मन में मुठभेड़ से संबंधित यही चिंता है कि ये मुठभेड़ें जो है फर्जी हैं या सही हैं। चलिए, बहुत अच्छा। सर, प्रोफेसर जयंत सर। संजीव, ये बताइए कि आजकल ये कोविड का बहुत चल रहा है चर्चा। वायरस इधर देखो उधर वायरस है ना। व्हाट इज वायरस? वायरस है क्या? सर वायरस जो होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। और सर ये निष्क्रिय अवस्था में काफी दिनों तक पड़ा रह सकता है शरीर के अंदर। ये वायरस ये अभी आया है या पहले? ये काफी कब से वायरस के बारे में सुन रहे हैं हम? सर वायरस मैं कोविड की बात, मैं वायरस की बात कर रहा हूँ केवल। ये वायरस, पहला वायरस कब मालूम पड़ा था ये, और किस चीज में मालूम पड़ा था? सर वायरस की उत्पत्ति के विषय में सर तो मैं अभी निकाल नहीं मालूम। अच्छा, नहीं, मैंने कहा आजकल वायरस की चर्चा बहुत है ना, तो ये जानकारी रखना ये आवश्यक होता है। अच्छा, ये बताइए कि एक होता है कंप्यूटर वायरस। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? सर कंप्यूटर वायरस जो होता है वह एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो कंप्यूटर में प्रवेश कराया जाता है किसी भी माध्यम से, जैसे ईमेल है या फिर और कोई माध्यम है। तो उससे सर जो ये कंप्यूटर में अवस्थित फाइलों को मिसलीड करता है। जैसे सर बिटकॉइंस जो है अभी मुद्दा चल रहा है। कंप्यूटर वायरस में और फ्लू वायरस, इनमें कोई समानता दिखाई देती है आपको? सिमिलरिटी कोई? सर ये सर दिखाई पड़ती है। सर ये जो है, जैसे सर शरीर में जो वायरस होता है ये शरीर के अंदर जाके शरीर की जो क्रियाएं हैं उसको दुष्प्रभावित करता है। उसी प्रकार सर जो कंप्यूटर वायरस है ये कंप्यूटर की फाइलों को नष्ट करता है या हैक कर लेता है। इट इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस कोड और प्रोग्राम, क्या है? या दोनों है? सर मैं हिंदी में ओके, चलिए, कोई नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख गए थे वहां पर जी, आपको याद है? जी सर। तो वहां पे उन्होंने अपना अभिभाषण दिया था, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम विस्तारवाद नहीं, हम विकासवाद चाहते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। बट मेरा ये मानना है कि कोई भी विकास जो है विस्तार से जुड़ा हुआ जरूर होता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक्सपेंशन हो या सोशल एक्सपेंशन हो या अपनी सीमाओं का एक्सपेंशन हो, मुझे लगता है कि विकास में विस्तार तो छिपा हुआ है। मेरा ये मानना है। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? और प्रधानमंत्री ने ऐसी बात क्यों कही कि विस्तारवाद नहीं चाहते, हम विकासवाद चाहते हैं? सर आप इसे एलोबरेट करिए, अपने व्यूज बताइए इसमें। जी सर, आपने जो तथ्य कहा है ये मैं सर पूर्णतः सहमत हूँ आपके तथ्य से। दरअसल जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कथन था कि हम विस्तारवाद नहीं चाहते हैं, तो सर चाइना और भारत के मध्य जो झगड़ा हुआ था वो सर चीनी जो सीमा विवाद को लेकर हुआ था। जबकि सर भारत का ये मंतव्य हमेशा रहता है वसुधैव कुटुंबकम का, तो वो किसी भी देश की सीमा में दखल नहीं दे सकता। पंचशील समझौता भी उसने किया है चीन से। तो सर और सर विस्तारवाद तो सर उनका केवल सीमा से संबंधित था। जबकि सर अगर जो विकासवाद और विस्तारवाद की चर्चा की जाएगा तो सर जो विकासवाद जैसे सर वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण के भी हिमायती हैं। वह जो है उस तरीके का विस्तार चाहते हैं जिससे देशों के मध्य संप्रभुता पर कोई आघात ना हो और देशों के मध्य जो है सर टेक्नोलॉजी की बढ़त हो या फिर व्यापार की बढ़त हो, व्यापार का विस्तार हो। सर ये विस्तारवाद वो चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने ग्लोबलाइजेशन की बात करी, तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन? टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है? और इसमें आपको नहीं लगता है कि ग्लोबलाइजेशन होने से कल्चरल डिफरेंशिएशन, सांस्कृत कुछ मतलब उसको हिंदी में क्या कहते हैं, वो बढ़ गया है कुछ ज्यादा?
हाँ जी सर, ये सर क्यों, अभी भाई हाल व्हाट इज योर व्यू? सर जो टेक्नोलॉजी का सांस्कृतिक, क्या पहले कंट्रीब्यूशन है, पहले ये बताइए ग्लोबलाइजेशन में। सर टेक्नोलॉजी जो है ये वैश्वीकरण का एक, अगर कहा जाए तो सर ये महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा ही आज व्यक्ति जो है घर बैठे पूरे विश्व से जुड़ सकता है। जैसे कि सर अभी जो भी कोरोना वायरस के दौरान जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, ये सर ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो रही हैं। किसी प्रकार की मीटिंग्स हो रही हैं संसारिक स्तर पर, तो सर ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो रही है। तो सर अच्छा, ये जैसे अभी चाइना को लेके, जैसे हुवाई को लेके यूएस ने सैंक्शंस लगाए कुछ, इसी तरह जी और कंपनीज को लेके, इसी तरह तमाम देशों के अंदर इतनी प्रतिस्पर्धा है कि एक दूसरे के प्रति सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। जी तो सर। इससे कहीं ग्लोबलाइजेशन इफेक्टेड तो नहीं होगा फिर आगे जाके? क्योंकि जब एक दूसरे पे टेक्नोलॉजी पे ही सैंक्शन लग जाएंगे जी सर। तो फिर ग्लोबलाइजेशन पर कहीं असर नहीं दिखता आपको फिर? व्हाट इज योर व्यू? सर तात्कालिक दृष्टि से अगर देखा जाता है तो सर जैसे वही पर सर आरोप लग रहे हैं कि ये जो है व्यक्तिगत डाटा को चोरी करता है, तो सर उस परिप्रेक्ष्य में तो हमें लगता है कि इस पर जो प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी भी था। अ, अगर सर और भी कंपनियां जो है जो जो सभी डाटा को एक व्यापक प्लेटफॉर्म पर रखती हैं, तो सर उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो सर कहने का मतलब ये है कि हमें मैं लगता ये था। जानना चाह रहा हूँ, देखिए टेक्नोलॉजी के तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और ये जी पूरी सर। दुनिया जानती है इस बात को। जी तो सर। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, या केवल बातचीत का वॉर हो रहा है, केवल केवल ये कन्वर्सेशन वॉर हो रहा है, केवल एकदम शब्दों का आदान प्रदान और शब्दों का बाण चलाए जा रहे हैं केवल? क्या ये पॉसिबल है ऐसा, ये सब कुछ मतलब होना? मतलब सर क्या जो टेक्नोलॉजी का मतलब ब्लॉक करना? मेरा मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी को क्या प्रतिबंधित किया जा सकता है क्या पूरी दुनिया से किसी की? नहीं सर, अब सर जो दौर चल पड़ा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर हम सर अधूरे हैं, तो सर हमें तो नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी को ब्लॉक किया जा सकता है। ओके, थैंक यू प्रोफेसर सिंह साहब। हाँ प्लीज। आप, मुझे, मेरा पहला सवाल आपसे है। जी मेरी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी सर, सुन रहा हूँ। आप ये बताइए कि एक प्रधानमंत्री ने जी किसी दूसरे प्रधानमंत्री के लिए ये कहा जी कि भाई वो बाथरूम में भी रेनकोट पहन के नहाते हैं। किस प्रधानमंत्री ने कहा और किसके लिए कहा, क्या सेंस था इसका? सॉरी सर। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। करप्शन के मामले में लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने कभी कहा था कि अगर 1 रुपए केंद्र से जाता है जी तो अपने मुकाम पर पहुंचते पहुंचते सिर्फ 10 पैसे रह जाता है या 15 पैसे रह जाता है। जी सर। इसको ध्यान में रख के जी 3-4 ऐसी स्कीम्स बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिससे ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही हो। जी सर एक योजना अभी हाल ही में सर नंबर 1 तो सर मैं चाहूंगा डीबीटी प्रणाली जो है, डीबीटी योजना जो है, इससे जो है राशन कार्ड जो होते हैं ये डिजिटली चलिए एक प्लेटफॉर्म पर कर हाँ, दिए गए। और दूसरा सर, जी सर, दूसरा जो है मनरेगा योजना है, और बताइए। और जो तीसरा सर है वो ये उज्ज्वला योजना सर है, और कोई? और सर सुकन्या समृद्धि योजना है, इससे भी सर। नहीं, कोई एक ऐसी स्कीम बताइए जो पाइपलाइन में है और उससे बड़े बड़े लोगों को हरेसमेंट करने से बचाने के लिए वो स्कीम बनाई गई है। मैं उसका फिलर आपको दे रहा हूँ। फेसलेस स्कीम है वो, उसका नाम ही है फेसलेस। सेफलेस फेसलेस सर, आवाज थोड़ा सा, हाँ हाँ सर, फेसलेस। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। जी आपने क्वाड का नाम सुना है? क्वाड ग्रुप? जी सर, क्वाड सुना है। क्या है ये क्वाड ग्रुप? सर क्वाड जो है ये 4 देशों का समूह है, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। अच्छा, क्या पर्पज क्या है इसका, क्वाड का? सर अगर मूलतः इसका पर्पस देखा जाए तो तो चारों देशों के मध्य जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है उसका सर एकीकरण, और सर मूल रूप से ये जो चाइना की जो नीतियां हैं, चाइना को संतुलित करने के लिए भी सर ये संगठन अस्तित्व में आया है। इसके अंदर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज का भी प्रोविजन है? सर है, लेकिन सर मैं रिकॉल नहीं कर पाता। अच्छा, चाइना को कंटेन करने के लिए कोई ऐसा प्लान बताइए जो क्वाड मिल के कर सकता है।
सर ये जो क्वाड है, हमें लगता है सर क्वाड जो चाइना दक्षिण चीन सागर में जो विस्तारवादी नीति अपना रहा है, तो क्वाड सर जो है उसके पड़ोसी देशों को भी इसमें मिलाकर उस पर हावी हो सकता है, चाइना पर उसकी नीतियों को रोक सकता है, विस्तारवादी नीति। प्रशांत में क्या उसका रोल है सर? प्रशांत, एशिया प्रशांत में, एशिया प्रशांत में दरअसल सर ये जो है, जो पड़ोसी देश हैं एशिया प्रशांत के, तो वहां पर सर अपने अड्डे स्थापित कर रहा है और भारत को घेरने की कोशिश भी कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत। नहीं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति तो बहुत पुरानी हो गई जी। अब वो द सो मेनी वाटर हैज बीन फ्लोन ओवर द हेड, एक गन बोट डिप्लोमेसी है, उसका नाम सुना आपने कहीं? गन बोट डिप्लोमेसी, गन फॉर बंदूक, बोट जो नाव को कहते हैं, डिप्लोमेसी कूटनीति को कहते हैं, गन बोट डिप्लोमेसी। सॉरी सर, मैं शायद पढ़ा नहीं हूँ इसके बारे में। कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि एक एग्रीमेंट हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, उसको कामकोसा बोलते हैं, क्या है ये कामकोसा? सर मैंने पढ़ा तो है, लेकिन सर मैं इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा, सॉरी सर। अच्छा, एक और एग्रीमेंट है, उसको बोलते हैं काफी पोसा एक्ट है, वो क्या है? काफी पोसा। सॉरी सर। चलिए आप ये बताइए कि सार्क का नाम सुना आपने? जी सर, सुना। सार्क जी। सार्क को आप क्या मानते हैं, कोई रेलेवेंस है इसका आज की तारीख में? सर सार्क को जहां तक मैं देखता हूँ, इसमें जो देश हैं दक्षिण एशियाई देश, तो उनका सर रेलेवेंट तो है ही, क्योंकि ये नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए जो सार्क जो अपना, जिसमें कोई उद्देश्य पूरा कर पाया हो और जो आपकी नजर में ये लगता हो कि हाँ इसने अपने मुकाम तक पहुंचा है इस मामले में, एक कोई चीज बताइए। सर सार्क अगर देखा जाए, जैसे मान लो सर अंतरिक्ष के क्षेत्र में ही देखा जाए अगर, तो भारत ने सार्क को काफी सुविधाएं प्रदान की हैं, जैसे कि अभी सर एक इन्होंने निगरानी से। आप मुझे ये बताइए कि जिस उद्देश्य को लेकर सार्क का गठन हुआ था साउथ एशिया में, उस उद्देश्य की पूर्ति में सार्क कितना सफल हो पाया है आपकी समझ से? सर मूलतः ये जो संगठन जो था, ये जो है आर्थिक दृष्टि से, चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए, इसको रिप्लेस करके कोई नया फोरम भी इंडिया ने तैयार किया है? सर सार्क को जो है प्रतिस्थापित करके भारत जो है आसियान की ओर सर मुड़ा है। नो, और कोई? बिम्स्टेक का नाम सुना आपने? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ बिम्स्टेक? जी सर, सुना है। तो ये बताइए कि आसियान को में, सार्क में और बिम्स्टेक में कौन रेलेवेंट है और कौन ज्यादा इफेक्टिव है इन करंट सिनेरियो? सर मैं बिम्स्टेक को मानता हूँ कि रेलेवेंट है इस समय। हाँ, तो जब आप बिम्स्टेक को रेलेवेंट मानते हैं तो बिम्स्टेक में किसकी भूमिका भारत को छोड़ के सबसे महत्वपूर्ण है? हु इज प्लेइंग द डिसाइसिव रोल इन बिम्स्टेक? सर म्यांमार है पड़ोसी देश भारत का, वहां से भी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उस पर सर रोक लगती है। इसके अतिरिक्त सर जो पूर्वी राज्य हैं भारत के, पूर्वी राज्य को अगर देखा जाए विकास की दृष्टि से तो म्यांमार काफी सहायक हो सकता है उसमें। और सर चलिए इसको आप थोड़ा सा इसको डीपली देखिएगा। जी सर। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप ये बताइए कि आप ऐसी कौन सी क्वालिटी अपने अंदर महसूस करते हैं कि जिससे आपको ये लगता है कि आपको एज ए डिप्टी कलेक्टर सेलेक्ट कर दिया जाना चाहिए? सर जहाँ तक मैंने महसूस किया है, एक तो गुण है अध्यवसाय का, निरंतर सर लगे रहना जब तक कि कोई कार्य ना हो जाए, तो सर मैं ये देखता हूँ, उसको महसूस भी करता हूँ अपने बस। सर प्रशासन के क्षेत्र में सर कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिनको लागू करने के लिए काफी समय की जरूरत होती है और काफी धैर्य की जरूरत होती है। जैसे कि सर अभी हाल ही में कोरोना वायरस को ही ले लिया जाए तो इसके लिए सर काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए सर धैर्य और पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा है कि आप जिस जगह आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ धैर्य और उसकी बात तो बाद में आएगी, वो तो जब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी सरकार को वैसे वैसे वो आपको आपकी सेवाएं लेगी। आपको किसी जगह 6 महीने भी रख सकती है, साल भर भी रख सकती है, 1.5 साल भी रख सकती है, उसका कोई पैरामीटर तो है नहीं।
जी सर। लेकिन ऐसी कौन सी चीज आप महसूस करते हैं कि जो आप में डोमिनेटिंग है और जिसकी वजह से आप ये महसूस करते हैं कि औरों से मैं बेस्ट हूँ? सर कोई ऐसी एबिलिटी आप में हो? सर दृढ़ता भी है सर हमारे अंदर। दृढ़ता? जी सर। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है? सर फ्लेक्सिबिलिटी भी सर है लेकिन दृढ़ता सर जो कठिन लक्ष्य के लिए सर दृढ़ता है हमारे अंदर। लक्ष्य के लिए दृढ़ता, फ्लेक्सिबिलिटी और उसमें आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी सर जैसे अब जैसे सर कोई मान लो पीड़ित है तब तो सर फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, और दृढ़ता सर जो है कठिन लक्ष्य के लिए दृढ़ता होनी चाहिए। तो सर ये चीजें हैं हमारे अंदर। इमोशनल इंटेलिजेंस भी है आप में? आप क्या समझते हैं इसको, इमोशनल इंटेलिजेंस? जी सर, भावनात्मक बुद्धिमत्ता सर होती है इसके अंतर्गत सर सामने वाले के जो मंतव्य है उसको समझना और खुद के मंतव्य को समझना और उसी के अनुरूप ही सर आगे की कार्रवाई करना। चार प्रायोरिटीज में इसको किस नंबर पर आप रखेंगे? आपके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके अंदर हैं, चार में से इसको कौन पर रैंक देंगे आप 1 से 4 के बीच? सर वैसे तो सर भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही होना चाहिए नंबर 1 पे, क्योंकि कई केसेस आजकल जो सिविल सेवा में कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की तीव्र आवश्यकता होती है। चलिए, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। संजीव जी सर। और अभी जो कोरोना के संकट के दौरान इंडिया में जो कानूनी कदम उठाए गए किस मुख्य कानून के अंतर्गत थे? सर ये महामारी रोग जो है अधिनियम 1897 के अंतर्गत ये सब कदम उठाए गए हैं। हेलो, किसका बनाया हुआ कानून था ये? 1897 है तो सर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही बना है ये। किसने बनाया था? आप हिस्ट्री के स्टूडेंट, आप तो हिस्ट्री में आपने किया है, बताइए कि कौन बनाता था कानून, किसने बनाया था? क्या इसमें भारतीयों की कोई भूमिका थी इस कानून में? जी सर। भारतीयों की कोई भूमिका थी इस कानून में? हेलो सर, भारतीयों की पूछ रहे ना? हाँ, भारतीयों की कुछ भूमिका थी कि नहीं इस कानून में? सर इसमें भारतीयों की भूमिका ना के बराबर थी, नहीं थी, या कह लिया सर नहीं थी। इस तरह का कानून स्वतंत्रता के बाद कैसे लागू? भारतीय संविधान बन गया, पुराने कानून खत्म हो जाने चाहिए, तो ये इस तरह का कानून आज तक कैसे लागू? स्वतंत्रता के बाद जो कानून चला आ रहा है इसमें सर जो संशोधन भी काफी हुए हैं, तो सर संशोधन की भी इसमें आवश्यकता है। अभी कौन संशोधन करता है? संशोधन हेलो, संशोधन कौन करेगा? जो संशोधन तो सर संविधान के स्तर पर ही होता है, संसदीय कानून जो बनते हैं उन्हीं के स्तर पर। संविधान के स्तर पर का क्या मतलब है? संसद विधानमंडल कौन करेगा ये सवाल? सर संसदीय स्तर पर होगा ये। ठीक, चलिए, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत आईएएस प्रस्तुत करता है दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षांत एजुकेशन टाइप करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, या दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऑफलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए या इस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7428092240 9312511015 8851301204।